फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे। देखिएगा, क्लास टेंथ हाफ ईयरली एग्जाम जो अभी इसी टाइम हुआ है, उसका हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। किस तरीके से ये पेपर आया है। बाइलिंगुअल में आपका पेपर है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन का। पेपर का नाम है साइंस, ठीक है ना। साइंस का आपका पेपर है। तो पहले देख लेते हैं किस तरीके का आपका ये पेपर आया हुआ है। क्लास टेंथ और अच्छा पेपर है। और दोनों आप किसी भी तरीके से, आप अगर ईयरली के लिए भी इसको देख रहे हैं तो काफी क्वेश्चन आपको ईयरली एग्जाम में इसमें से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसको डिस्कशन कर लेते हैं। आपका देखिएगा, पहला आपका सही विकल्प है। सही विकल्प से ही हम चलेंगे। सेक्शन फर्स्ट में आपका सही विकल्प ही पूछा गया है। पहला आपका सही विकल्प है, बिना बोझा चूना का रासायनिक नाम क्या है। हमने कई बार बताया, बिना बोझा चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो पहले का आपका बा आंसर हो जाएगा बी वाला। एथेन में कितने सहसंयोजक बंद होते हैं? 7। मानव लैंगिक अंगों का विकास मासिक चक्र का नियमन किस हार्मोन के द्वारा होता है? तो ये होता है एस्ट्रोजन हार्मोन के द्वारा। मनुष्य के शरीर में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? आपके 23 जोड़ी रहते हैं। 23 दूनी 46, ठीक है ना। सौर भट्टियों में प्रकाश, सूर्य के प्रकाश को केंद्र करने के लिए कौन सा आपका दर्पण यहाँ पर यूज करते हैं? तो आपका अवतल दर्पण का यूज किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण जो होता है वो सूर्य के प्रकाश को उसमें डाके इकट्ठा कर देता है, ठीक है ना। फिर है अगला, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक आपका पता ही है, आपको ओम होता है, एम्पियर होता है, ठीक है। क्योंकि हम ओम के नियम से चलते हैं, V बराबर आई आर, ठीक है ना। तो आर आई हम निकालते हैं V अपॉन आर, तो आपका मात्रक निकलता है एम्पियर, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिएगा। तो रिक्त स्थान में पहला है, लिटमस विलयन को खाली जगह पौधे से निकाला जाता है। तो ये आपका एक पौधा होता है, लाइकेन पौधा, उससे निकालते हैं। लोहे के साथ निकेल और क्रोमियम मिलाने पर हमें प्राप्त होता है स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। सभी एल्डिहाइड त्रिक्रियात्मक समूह का सूत्र तो हमने बताया था, जब भी हमने पढ़ाया था आईपीसी में, RCHO होता है। फिर है, पादपों में वृद्धि का संदमन खाली जगह हार्मोन द्वारा होता है। तो ये आपका एक एसिड होता है, एबिसिक, ठीक है ना। ये आपका एसिड होता है, उसी एसिड का हार्मोन का नाम है, ये आपका है एबिसिक अम्ल, ठीक है। इसी अम्ल के द्वारा, इसमें हार्मोन द्वारा पादपों में वृद्धि होती है। मेंडलीव के नियमानुसार F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही प्रदर्शित होता है। और विभवांतर नापने के लिए आप यंत्र का उपयोग करते हैं, या तो विभवमापी या आपका वोल्टमीटर, ठीक है। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। अगला है, पहला है, अवक्षेण अभिक्रिया में अम्लीय लवण प्राप्त होता है, ठीक है। जो अवक्षेपण अभिक्रिया होती है उसमें क्या है? घुलनशील, यानी हाँ अम्लीय। तो यहाँ पर सत्य है। विद्युत अपघटन में एनोड पर ऋणायनों की एकत्रीकरण घटना को एनोडीकरण कहते हैं, गलत है आपका। ऐसे पदार्थ जिनमें अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, वो आपके ऑक्सीजन देने की क्षमता ऑक्सीकरण होती है, ठीक है ना। तो ये आपका गलत हो जाएगा। उत्तल दर्पण से सदैव सीधा प्रतिबिंब बनता है, सत्य है। विद्युत परपथ सुरक्षा के लिए फ्यूज तार का उपयोग करते हैं, सत्य है। प्रत्येक आहार श्रृंखला का प्रारंभ उपभोक्ता से होता है, नहीं, ये आपका गलत है, ठीक है ना। तो अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। सही जोड़ी मिलाइएगा। तो सही जोड़ी आप देखिएगा, जो जो टेस्टोरेन आपका पाया जाता है वृषण में पाए जाते हैं टेस्टोरेन। फिर आपका द्विखंडन जो आपका होता है वो अमीबा में होता है, अमीबा में। मुकुलन आपका होता है हाइड्रा में, ठीक है। फिर है आपका, देखिएगा, जो एमाइलेज एंजाइम से कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, ठीक है ना। फिर है इंसुलिन और बचा है आपका इंसुलिन और पेप्सिन। ये आपका इंसुलिन से देखिएगा, इंसुलिन और पेप्सिन। अब इन दोनों में थोड़ा कंफ्यूज है, आप देख लेना कि किसमें आपका होगा। अब हम बात करते हैं अगला, एक वाक्य में उत्तर दीजिएगा, ठीक है ना। तो पहला है आपका, देखिएगा, ऐसे यौगिक का नाम और सूत्र लिखिए जिसका क्रिस्टलीय जल के 2 अणु होते हैं। तो हमने बताया था पीओपी की प्रयोगशाला विधि, जिसमें हमारा जिप्सम होता है। तो जिप्सम का होता है CaSO4 इंटू 2H2। जल के कितने अणु हैं? 2 अणु हैं। तो इसका हमारा नाम हो जाएगा जिप्सम।
एक्वारेजिया क्या है? एक्वारेजिया को हम दूसरी नाम बोलते हैं अम्लराज, ठीक है ना, तो अम्लराज भी बोलते हैं। इसका हमारा जो 3:1 में हम HCl और HNO3 का मिश्रण मिलाते हैं, वही हमारा एक्वाराज कहलाता है। साइक्लोहेक्सेन, आपने बेंजीन पढ़ी होगी, बेंजीन को ही बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन, यानी C6H6। आपके 6 कार्बन की तरफ जाते हैं, देखिएगा 6 कार्बन आपके रहते हैं और इसमें 6 हाइड्रोजन इस तरीके से बनते हैं, तो आपका एच 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 यानी C6H6, इसी को बोलते हैं हम साइक्लोहेक्सेन, यानी 1 2 3 4 5 6। अब 6 हैं, 6 कार्बन को बोलते हैं हेक्स, और हम इसी को बोलते हैं सिंगल बॉन्ड एल्केन, तो हेक्सेन, या इसी को साइक्लोहेक्सेन। हमारे शरीर में पाए जाने वाले श्वसन वर्णक का नाम लिखिएगा। जो श्वसन वर्णक होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है, इसका नाम लिखना है आपको। दर्पण सूत्र लिखिएगा, क्या होता है, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। यहाँ पर F क्या है, ध्रुव से लेके फोकस मुख्य फोकस तक की दूरी, यानी इसी को फोकस दूरी बोलते हैं। ध्रुव से लेके प्रतिम की दूरी, यानी इसी को प्रतिम दूरी बोलते हैं। ध्रुव से लेके वस्तु की दूरी, यानी U, इसे U से प्रदर्शित करते हैं। मानव नेत्र में प्रतिम कहाँ बनता है, तो आपका ये रेटिना पर बनता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं दृष्टिपटल, ठीक है। अब है रेडॉक्स, अगला क्वेश्चन, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल है। जहां पर ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों एक साथ होते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, क्योंकि रासायनिक समीकरण को संतुलित इसलिए किया जाता है कि हमें दोनों तरफ बैलेंसी एक सी आनी चाहिए, एलिमेंट उनके कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो आपको ये दोनों क्वेश्चन बन गए होंगे। फिर है आपका बेकिंग सोडा व धावन सोडे का सूत्र, इनमें कोई दो अंतर। तो बेकिंग सोडा किसे कहते हैं और धावन सोडा, तो बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा, इसका होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3, और धोने वाले सोडा का होता है Na2CO3 इंटू 10H2O, इसमें 10 जल के अणु होते हैं, ठीक है ना, इसका होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसमें आपके दो अंतर आपने लिख लिए होंगे। इसके अलावा में क्लोर क्षार पे किया क्या है, फिर है 8वां उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, एक एक उदाहरण दीजिएगा। आयनिक यौगिक सहसंयोजक यौगिक में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिएगा। समजाति श्रेणी क्या है, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। जो होमोजीनियस सीरीज होती है वो आपकी हाइड्रोकार्बन में हमने पढ़ाए थे एल्केन एल्कीन एल्काइन, जिसमें आपको मेथिल एल्कोहल सारे एथेन प्रोपेन ब्यूटेन प्रोपीन, इनके आपको सामान्य सूत्र लिख देना था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हमने स्ट्रक्चर आपको सिखाए थे, उसी स्ट्रक्चर में आपको सीखना था। जैसे नोएक अम्ल, तो प्रोपेनोएक अम्ल में ओएक एसिड, ठीक है ना, ओएक एसिड यानी प्रोपेल प्लस ओएक एसिड मिलकर ही बनाया प्रोपेनोएक। तो एथ मेथ प्रोप 3 कार्बन रहेंगे, 3 कार्बन में 6 8 C3H7 COOH, ठीक है ना। तो यहां पर आपका हो जाएगा प्रोपेनोएक C2H5 COOH, इसी को बोलेंगे हम प्रोपेनोएक अम्ल, क्योंकि एक कार्बन हमारा इसके साथ ऐड हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से इनके इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपके बनाने थे, पूरी स्ट्रक्चर करके किसमें कितने इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर है जलीय जीवों स्थलीय जीवों में श्वसन प्रक्रिया के 2 अंतर लिखना था, 2 नंबर में था। हमारे शरीर में शुद्ध अशुद्ध रक्त वहन किस नलिकाओं द्वारा होता है, इनमें रक्त वहन की दिशा भी लिखिए। फिर तंत्र देखिएगा, हमने बताया था 4 क्षेत्र आपको सीखना है, ह्यूमन आइस का पहला, दूसरा आपको हार्ट का, तीसरा आपको पाचन तंत्र का, चौथा आपको तंत्र का, कोशिका का, ठीक है ना। फिर इन्हीं 4 में से आपके जैसे एक मानव उत्सर्जन तंत्र का भी चित्र है, तो ये आपके चित्र इतने इंपॉर्टेंट हैं। और एक आपका पुष्प का, ये आपके पेपर में अवश्य पूछे जाते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया में मेरु रज्जु की क्या भूमिका है, क्या आप घर में गुलाब के नए पौधे उगाने के लिए जनन किस विधि का उपयोग करेंगे, स्पष्ट कीजिएगा। फिर है परागण की क्रिया निषेचन की क्रिया में किस प्रकार भिन्न है, इसको लिखिएगा। अगला 13 क्वेश्चन है, मानव में होने वाली संतान नर होगी या मादा, इसे निर्धारित करने के लिए आरेख, तो बताया था कि XY YY 2 गुणसूत्र के द्वारा आपको इन्हें बताना है आरेख के द्वारा। फिर इसके अथवा में पूछा गया अनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं, उदाहरण सहित समझाइएगा। जेनेटिक, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस तरीके से जीन का स्थानांतरण होता है। इसके फिर यहाँ से आपका फिजिक्स पोर्शन स्टार्ट होता है। देखिएगा
हमने ये क्वेश्चन काफी बार कराया हुआ है। ठीक है, किसी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर, फोकस दूरी ज्ञात कीजिएगा। यहाँ पर आपका आर बराबर 32 सेंटीमीटर दिया गया, चूंकि अवतल दर्पण है तो ये पॉजिटिव रहेगा, और फोकस दूरी ज्ञात करनी थी तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो आर बराबर 32 दिया गया, फोकस दूरी 2, तो हमारा फोकस दूरी यहाँ पर 16 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। अब है इसके अथवा में अवतल लेंस की क्षमता को परिभाषित कीजिएगा। तो आपकी देखिएगा क्षमता, क्षमता हमने बताया था P बराबर, इसे P से प्रदर्शित करते हैं 1/f। जब हमारा मीटर में दिया गया हो तो 1 रहता है किसी भी लेंस की क्षमता, और हमारा अगर सेंटीमीटर में दिया गया हो तो हमारे ऊपर हम 100 का गुणा कर देते हैं, यानी फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही हम क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे इसका मात्रक डायोप्टर होता है। ठीक है, फिर है अगला क्वेश्चन 15 नंबर का, नेत्र लेंस की उस क्षमता को लिखिए जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है। तो ये आपने पढ़ा होगा ससमंजन क्षमता, यानी समंजन क्षमता उसे कहते हैं जिसके कारण अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को कैसा कर लेता है, समायोजित कर लेता है। इसके अथवा में प्रकाश के विकिरण को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिएगा। तो प्रकाश के विकिरण आप जानते हो कि जो आपका आकाश में नीला रंग दिखाई देता है, प्रकाश के विकिरण के द्वारा ही दिखाई देता है, इसको आपको बताना था। फिर है आपके घर में विद्युत उपलब्ध कराने वाले विद्युत तार का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ये लिखना था। 2, 3, 6 ओम के 3 प्रतिरोध दिए गए, इन्हें किस प्रकार से समायोजित करेंगे कि उनका कुल प्रतिरोध 4 ओम। तो आपको बताना था इस श्रेणी क्रम में होगा कि समांतर क्रम में होगा। ठीक है, श्रेणी क्रम का क्या आपका फॉर्मूला होता है, समांतर क्रम का क्या होता है, तो 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, 2, 3, 6। ठीक है, जब भी इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 2 का 1, 3, 3, यानी 6 इसका एलसीएम आएगा। ठीक है, तो यहां पर इसका आ जाएगा 3, इसका 2 और इसका 1, तीनों 2, 5, 1, 6। इनको किस तरीके से व्यवस्थित करेंगे कि इनका कुल प्रतिरोध आपका कैसा आना चाहिए, 4 ओम आना चाहिए। तो ये आपको सॉल्यूशन करके चित्र बना के करना था। फिर 17वां नंबर का, पर्यावरण में सभी जीव एक दूसरे से पारस्परिक संबंध क्यों रखते हैं, बताना है। इसके अथवा में कचरा प्रबंधन प्रणाली में जैव निम्नीकरण, अजैव निम्नीकरण के शब्दों की व्याख्या। फिर 18वें में एक प्रैक्टिकली क्वेश्चन पूछ लिया है। आग के पास 2 बिलियन है, एक बीकर में उसने कह दिया कुछ भरा है, एक बीकर में कुछ भरा है, इसको नाम दे दिया ए और बी। बिलियन ए का पीएच मान क्या कह दिया, 2 है, और बिलियन बी का पीएच मान 13 है। तो आप जानते हो, देखिएगा 0 7 से ज्यादा है तो आपका क्षारीय प्रकृति होगा, और 7 से कम है तो वह इसका अम्लीय है, यानी बिलियन ए का पीएच मान तो ये अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करेगा, ये क्षारीय करेगा। तो किस बिलियन का H+ एक्वायनी की संख्या ज्यादा होगी, तो किसकी होगी, बिलियन बी की। कौन सा बिलियन लाल लिटमस को नीले रंग में परिवर्तित कर देगा, यानी हमारा बी बिलियन, क्योंकि आपका ब्लू ही बेस में देता है, बेस ब्लू देता है, क्षार ही लाल लिटमस, क्षार में जब हम लाल लिटमस पत्र को डुबोएंगे तो वो नीला कलर दे देगा। मृदा को क्षारीय बनाने के लिए उपयुक्त किस विलयन को उपयोग करेंगे, आपको बताना था। ठीक है, इसके अथवा में आपका पूछा गया किसी विलयन का पीएच मान 2 है तब इस विलयन को तांबे के बर्तन में रखा जा सकता है, बताना है। तनुकृत कैसे करेंगे, इस विलयन की अभिक्रिया किस धातु से कराई जाएगी, तब क्या होगा। ठीक है, अब आपका देखिएगा 19 नंबर में एक चित्र दे दिया गया है पुष्प का, इनके विभिन्न भागों को यहाँ पर लिखना था, किसको क्या कहते हैं, बतिकाग्र किसको, स्त्री के सर, अंडाशय कहाँ पर है। ठीक है, तो इनके नामांकित चित्र को आपको बताना था। फिर है ऋतुस्राव क्या है, यह केवल मादा में ही क्यों होता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना था। फिर 20 नंबर का क्वेश्चन है, किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित वस्तु का दूर बिंदु नेत्र के सामने। अब उसने क्या कहा है, देखो उसने एक बिल्कुल आराम से क्वेश्चन पूछ लिया, यानी एक व्यक्ति है उसको निकट दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्तियों को क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है, निकट यानी पास, दृष्टि दोष यानी पास का दोष। बट नहीं, जिस पीड़ित मनुष्य को दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं उसे निकट दृष्टि दोष होता है, और दूर की वस्तुएं जिसको नहीं दिखाई देती हैं उसके कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं हम, अवतल लेंस का। ठीक है ना, तो उसके लिए हम कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का। अब अवतल लेंस का उसने डायरेक्ट न लिख के इसने इस तरीके से लिख दिया है ताकि आप सवाल को सॉल्व करने में कंफ्यूज हो जाओ। तो किसी अवतल लेंस की नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर, यू बराबर आपका 80 सेंटीमीटर दिया गया है। इसे संशोधित करने के लिए इसकी प्रकृति और क्षमता, ओनली हमें क्षमता निकालनी थी, ठीक है ना, और प्रकृति, तो आप इसकी आवर्धन क्षमता आप इसकी निकाल सकते थे। फिर है अगला क्वेश्चन है,
कांच की प्रिज्म स्विच अपर्चर द्वारा इनका चित्र बनाइएगा। तो देखिएगा आपको प्रिज्म बना लेना था। प्रिज्म एक प्रकाश की किरण गुजारती तो इस 7 रंगों में विभक्त हो जाती, यानी बैगनी, जामुनी, आसमानी, हरा, पीला, नीला, या इसे इंग्लिश में बोलते हैं बिग ब्योर, ठीक है ना। यह हिंदी में आपको बेनिया है, पीनाला। फिर है अगला क्वेश्चन 20 नंबर 1, किन्हीं दो विपरीत रासायनिक अभिक्रियाओं की रासायनिक समीकरण की सहायता से व्याख्या कीजिएगा। या रासायनिक समीकरण दे दिए गए हैं और उनको बताना था कि हिंदी में दे दिए गए हैं। जिंक या सिल्वर, जब हम जिंक की देखिएगा एक ले लेते हैं, जैसे जिंक की सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 से क्रिया कराते हैं तो उसने कहा जिंक नाइट्रेट बनेगा, यानी ZnNO3 और सिल्वर निकल जाएगा। जब भी एक पहले से कोई रहता है किसी चीजों में और जब वो अपने आप को व्यवस्थित कर लेता है, जो पहले से उसको प्रतिस्थापित कर देता है, इसी को हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है ना। हाइड्रोजन क्लोरीन जब दोनों मिलकर बन जाते हैं तो संयोजन क्रिया है। तो ये आपको क्रिया बतानी थी, इनके नाम भी लिखने थे, इन्हें व्यवस्थित करना था, ठीक है। फिर है 20 नंबर का, यहाँ पर हृदय का कार्य पूछा गया है, क्रियाविधि किस तरीके से कार्य करता है और इनका चित्र बना दिया है, उसने नामांकित आपसे पूछ लिया है कि इनको नामांकित कीजिएगा। इसके अथवा में निम्नलिखित कारण स्पष्ट कीजिए कि हमारी छोटी आंत में दीर्घ रोम पाए जाते हैं, क्यों? आमाशय में एंजाइम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है, क्यों? हमारे जो आग्नेयाशय रहता है, आमाशय रहता है अंदर का, उस स्टोमच, उसमें कौन सा एसिड रहता है? HCl। क्यों रहता है? क्योंकि एंटासिड, हमारे अंदर क्या बनता है? एंटासिड, ठीक है ना। तो उसको कंट्रोल करने के लिए एंजाइम और एंटासिड का निर्माण क्यों होता है, तो ये आपको लिखना था। इसके अथवा में अगला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट। हमने बताया था कि आपको जब हमने दर्पण पढ़ा रहे थे तो कहा था कि एक आपका मैथमेटिकली पोर्शन से एक सवाल जरूर पूछा जाएगा। तो ये 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब, यानी उसने क्या दिया गया है? वस्तु की ऊंचाई। वस्तु की ऊंचाई को हम S से प्रदर्शित करते हैं, यानी 5 सेंटीमीटर का दिया गया है। पहले हमने कहा था देखा करो कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है, तो यानी इसमें केवल U आपका निगेटिव रहेगा, वस्तु की दूरी, बाकी सब पॉजिटिव रहेंगे। तो 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, यानी बाकी सब पॉजिटिव रहना, वक्रता त्रिज्या R बराबर 30 सेंटीमीटर, तो F बराबर हमारा प्लस का 15 सेंटीमीटर निकलेगा। 20 सेंटीमीटर पर कोई वस्तु रखी गई है तो वस्तु हमारी 20 सेंटीमीटर, A माइनस 20 सेंटीमीटर। अब आप दर्पण का सूत्र लगा सकते हैं इसमें, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U प्लस 1/V प्लस 1/U। यहाँ पर F का मान है 15 सेंटीमीटर, V का मान निकालना है, U का मान हमारा माइनस 1/20। जब आपका इसका आंसर आएगा तो प्रतिबिंब की प्रकृति स्थिति कैसी होगी? प्रतिबिंब हमारा सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, और प्रतिबिंब की साइज कैसी बनेगी? जब आप इसका आवर्धन निकालेंगे, अगर ये आपका पॉजिटिव में आता है तो आपका प्रतिबिंब सीधा, अगर नेगेटिव में आता है तो उल्टा। वैसे आपके उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब हमेशा सीधे ही बनते हैं, ठीक है। तो ये आपका 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था। फिर है इसके अथवा में समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, ठीक है ना। इसको स्पष्ट करना है। आवर्धन बराबर, हमने बताया था आवर्धन बराबर क्या होता है? वस्तु की ऊंचाई बटे प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई बराबर प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी, ठीक है। तो इसमें आपको बताना था एक हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इसको स्पष्ट कीजिएगा, क्योंकि जिसकी प्रकाशिक दूरी सबसे ज्यादा होती है उसी का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, इसलिए हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा है। तो ये था आपका साइंस का पेपर, बहुत ही इजी फॉर्म में था और सारी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से पूछे गए थे हाफ ईयरली एग्जाम में। इसमें से कई कम से कम 60% आपको क्वेश्चन आपको ईयरली एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो फिर हम डिस्कशन करेंगे इसके नेक्स्ट पेपर में किसी और वीडियो में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।